नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग ये आज नासिक में और मेरे साथ है बहुत सीनियर इंजीनियर आर के श्रीवास्तव सर। उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 42 साल से 42 ईयर्स से वो इस फील्ड में बहुत अच्छा बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। और मैं जितनी मेरी उम्र है, जैसे मैंने उनको बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक आध फील्ड में अगर 40 साल से काम कर रहे हैं तो उनका तजुर्बा भी सुनने लायक रहता है। उनका जो सफ़र रहता है उसमें एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो बहुत सुनने लायक रहते हैं। तो उनका वो सफ़र आज तक का कैसा रहा, उनको एक्सपीरियंस कैसे आया, आगे की उनकी जर्नी कैसी रहेगी, इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो नमस्कार पहला तो, और आपका स्वागत है विशेषता इस थैंक यू। मंच पे। तो बातों का सिलसिला यहाँ से शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा पास्ट टेंस में जाके, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट पीरियड में जाके। और सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग के बारे में, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो आपकी स्कूल कहाँ से हुई, फिर कॉलेज कहाँ से हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब 40 साल पहले ऐसा ख्याल मन में आया रहेगा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ एज अ करियर, तो वो कैसे हुआ? आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और आप इस फील्ड में आए? तो वो जर्नी हम सुनना चाहते हैं। स्कूलिंग एमपी में एक छोटा सा ये गांव है, हम्म। आ, बीना बीना करके। ओके। अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, जंक्शन है। हम्म। वहाँ पर स्कूलिंग हुआ। हम्म। प्राइमरी स्कूल उस समय तो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, हम्म। प्राइवेट तो नहीं थे। तो अप टू फिफ्थ, उसके बाद में अप टू एट्थ, और फिर उसके बाद में 11th। ओके। ऐसे तो ये सब वही स्कूलिंग वही हुआ, जिसमें साइंस में मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट होते थे, बायोलॉजी वगैरह, और कॉमर्स और आर्ट, इस तरह से होते थे। ओके। तो मैंने नेचुरली मैथमेटिक्स ही ली और हाँ। हाँ, फील्ड वही चुनना चाहता था। बराबर और बराबर। हाँ, इसके बाद में फिर उस समय सिलेक्शन जो होते थे हम्म। परसेंटेज बेस पे होते थे। बराबर। आगे कोई भी हम्म। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी सब गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट नहीं थे उस समय। तो उस पर परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होते थे। मैंने हम्म। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर इंजीनियरिंग किया, किया सिविल है। इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग लेने का कारण था, मेरे मामा जी भी सिविल इंजीनियर थे। ओके। तो उनको ये देख के एक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कि हाँ, सिविल इंजीनियर। और उस समय सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा क्रेज भी था। बराबर हाईएस्ट परसेंटेज सिविल इंजीनियरिंग को सब्जेक्ट में ही जाता था। बराबर। बराबर। इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी इलेक्ट्रिकल और ये सब बाद में लो आए। परसेंटेज वाले बराबर आगे। लेते थे। ठीक है। मेरा परसेंटेज अच्छा था, हम्म। चॉइस से मिल गया, बराबर। इस तो तरह से। तो ये रही आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हाँ। बात, लेकिन अब बात करेंगे एक सिविल इंजीनियर के नाते, जब ये सिलेक्ट किया हम्म, तब आपने शायद से देखा रहेगा कि उसमें मिस्त्री है या कॉन्ट्रैक्टर है, वही सब ये काम करते थे। हम्म, पहले सिविल इंजीनियर साइट पे जा रहा है या सिविल इंजीनियर से काम करवा के ले रहे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, ये हम्म, बहुत कम था उसका परसेंटेज जब आपने शुरुआत की। शायद हम्म, से वैसा रहेगा, या डिजाइन आर्किटेक्ट से बनवा रहे टाइप वाला। हाँ। तो आगे का आपका सफर कैसा रहा? आपने कहाँ सर्विस की करी, कहाँ प्रैक्टिस की, कहाँ से एक्सपीरियंस गेन हाँ। किया? और उसके बाद जब आपने कंसल्टेंसी शुरू करी, तब आपने जो पहला प्रोजेक्ट किया वो याद है क्या? और हम्म, अगर याद रहेगा तो उससे जुड़ी कुछ यादें सुनना चाहेंगे। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने सर्विस ज्वाइन की पहले। हम्म। तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मेरे एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट बहुत लेट आए थे। हम्म। गवर्नमेंट के जॉब के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं किया। हम्म। प्राइवेट में एक बंगा इंडिया लिमिटेड करके एक रेपुटेड फर्म है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेजर ब्रिजेस बनाते हैं, ओके। उनको ज्वाइन किया। और उनके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए। चेनाब रिवर पर एक प्रोजेक्ट था, हम्म। ब्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट था, वाह। अरुणाचल प्रदेश में कोटा चित्तौड़गढ़ ब्रॉडगेज लाइन है, उधर टनल्स थी और ब्रिजेस थे। वो सब मैंने उसमें काम किया। ओके। तो जम्मू कश्मीर में भी किया और अरुणाचल प्रदेश में भी किया। वाह। उधर के बाद में एक थोड़ा एक ये हो गया था कि अभी आगे सर्विस नहीं करनी है। अच्छा। हाँ हाँ, ये सबसे तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फिर सर्विस छोड़ दिया। हाँ, जब से छोड़ा तब से दूसरी सर्विस नहीं की। बराबर। कुछ कांटेक्ट थे इधर आरजे शाइन्स कंपनी में, जो कि इधर रंदा फॉल पर अपना एक ये बना रहे थे, पावर प्रोजेक्ट। हो गया। तो उनके इधर फिर पिटी कॉन्ट्रैक्टर एक एज कॉन्क्रीटिंग के लिए मैंने टीम डाली। वेरी गुड।
और उधर से फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी काम किए। वाह। और जो रंधा का एक ब्रिज जो बना हुआ है प्रवरा नदी पर, बराबर। वो भी मैंने बनाया। वाह। और फिर उसके बाद में प्राइवेट बिल्डिंग वर्क में उसमें भी कंसल्टेंसी काम किया वगैरह है। शुरू क्या किया क्या बात उसमें। है, क्या बात पहला प्रोजेक्ट कोई मेजर नहीं था, है। हाँ हाँ। पर एक गरीब आदमी का घर था वाह। जो कि रिटायर हुआ था, और उसने अपनी उसको उतने ही कीमत में घर बनाने का था। ओके ओके और वो भंडादरा में है, ओके। मिस्टर लौंडे करके है, वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है। ओहो। पहला प्रोजेक्ट वही था। अरे और वाह। वो आज भी जब जब भी मिलते हैं उनके घर वाले, हम्म। तो वो अभी तक नाम भी निकलते हैं। अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब इस सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और हाँ। मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपने भारत के भी कई हिस्सों में काम किया है, अब नासिक में भी काम किया और भी जगह पे काम कर रहा है। इस सब में आपने सिविल इंडस्ट्री में देखा रहेगा कि इस सब में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सबको साइड पे अगर मैनेज करने की बारी आती है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, अनस्किल्ड वर्कर, अभी एक टीम होती है, एक सुपरविजन रहेगा, इंजीनियर का रहेगा, या जो भी साइट सुपरवाइजर उसके अंडर में रहेंगे। फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सभी ये तो पार्ट है पूरे एक टीम वर्क का। सभी अनस्किल्ड वर्कर मिलके तो एक काम नहीं कर सकते। तो अनस्किल्ड वर्कर से भी डील करना, तो इससे कि उनको इंस्ट्रक्शन अगर ठीक से मिलेंगे और वो उस तरह से काम करेंगे, हाँ, डांट के उनको कुछ सुना के गालियां दे के, वो तो कोई वर्किंग का मेरे ख्याल से तरीका नहीं है। पर अनस्किल्ड वर्कर भी एक पार्ट है। बराबर। दूसरा, आपने शुरुआत की हम लोगों ने बातों से कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग से आपने काम की शुरुआत की, जिसकी थोड़ी पेइंग कैपेसिटी कम थी। हाँ। आज भी कई सालों बाद, मतलब आज से 40 साल बाद भी शायद से आपने कभी कभी ये डायलॉग सुनते रहेंगे कि हमारा बजट थोड़ा कम है, इसी बजट में हमको ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके दीजिएगा। तो ऐसे समय पे फिर बजट और क्वालिटी, ये दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ओके। हाँ, वेस्टेज हमको कम करना चाहिए। और दूसरा, टाइम लिमिट में अगर हम प्रोजेक्ट देते हैं तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस होता है। ये एक एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर जैसे है थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है टाइम, उसके लिए तो हम ये नहीं कर सकते। कभी बारिश है, कभी किसी की शादियां हैं वगैरह, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। पर उसको भी कुछ मैनेज करना चाहिए। बराबर। अननेसेसरी वेस्टेज और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, वो दोनों चीजें अगर कंट्रोल की जाए तो प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम होती है। मेरे कॉलेज के टाइम में जो प्रोजेक्ट था वो भी लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर ही था। वाह, अच्छा, क्या बात है। अब एक थोड़ा सा अलग सवाल है। आप अब नासिक में यहाँ पे आप काम इतना कर चुके हैं, इगतपुरी में जैसे काम कर रहे हैं, टूरिज्म वाली जहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है। अब एक सवाल है कि नासिक को अगर आने वाले 15-20 साल में, नासिक डिस्ट्रिक्ट को अगर आने वाले 15-20 साल में कोई एक मेट्रो सिटी जैसे पुणे मुंबई जैसे हमको आगे लेके जाना है, तो एक इंजीनियर के नाते, एक इंजीनियर के एंगल से आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर पे अब गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए? इन द सेंस, अब डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है, लेकिन जैसे हम लोग करेंगे, गवर्नमेंट ने अब इस दिशा में काम करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, या रोड से या बेसिक एम्यूनिटी आज भी हम लोग नहीं दे पाते, तो ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, नासिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है। बाकी सिटीज से इस तरह से ये कंपेयर करेंगे तो नासिक सिटी में काफी स्कोप्स है ऐसे। पर ठीक है, कुछ आईटी पार्क वगैरह नहीं है ज्यादा, बराबर। और कुछ अब हाई राइज बिल्डिंग भी इतनी नहीं, उनकी जरूरत भी नहीं। एक अच्छा एयरपोर्ट भी होना चाहिए। हाँ। और मेट्रो चाहिए, ठीक है, पर उसके लिए इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से तो ऐसा कि मेट्रो जरूरी है, डिस्टेंसेस अगर ज़्यादा हैं तो मेट्रो ठीक से कर सकते हैं। अभी फिलहाल जितना नासिक में जो एरिया है नासिक का, उसके लिए कोई मेट्रो का इतना जरूरत मालूम नहीं पड़ता। बराबर। पर हाँ, एक अच्छा कन्वेंस वर्क हो तो बराबर।
होता है। रोड कनेक्टिविटी है, एयर हाँ, कनेक्टिविटी अगर जिसको बोलेंगे, अगर वो भी सुधारना है तो अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है इन सबको और सुधारने के लिए? कुछ क्रॉसिंग्स हैं उधर में जरूर वर्क करना चाहिए, ओके, जैसे कि? जैसे कि द्वारका का है ओके। और भी है, हम्म। और अंदर सिटीज में भी कुछ कुछ जगह हैं। ओके। एक दो स्पॉट्स इस तरह से है कि जहाँ एक्सीडेंट हम्म। प्रोन एरिया है, हम्म। यात्रा होटल वगैरह इस तरह से है। बराबर बराबर। वहाँ पर इंजीनियर्स को सुधारना चाहिए थोड़ा कुछ ओके तो भी। ओके। दूसरा, अब कंस्ट्रक्शन में आपने अभी इतने सारे 500-600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं अब, या उससे भी ज़्यादा किए रहेंगे, आई डोंट नो, हम तो याद भी नहीं रहेगा, टाइप वाला है। लेकिन फिर सवाल ऐसा है, थोड़ा मुश्किल तौर पे, कि उसमें से एक ही प्रोजेक्ट अगर आपको चुनना है कि जो आपका हमेशा दिल के करीब रहा होगा प्रोजेक्ट, जिसकी याद हमेशा आपके साथ रहेगी, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बताएंगे और उसकी स्पेशलिटी क्या है? थोड़ा देख हाँ सोचता हाँ, हूँ। आराम से। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसमें हम लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं कि जो टेक्निक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट होते हैं कि जो हमेशा लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, कुछ अलग तौर के, या अलग उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया है, वैसा कुछ। पर वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होना जरूरी कोई भी नहीं ना। आपने जो किया होगा, वो कोई भी प्रोजेक्ट, आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट। जब मैं सर्विस करते थे उस समय तो यस, सभी प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग थे। उससे जुड़ी कुछ याद है? हाँ, हम्म। जो पहला प्रोजेक्ट जो चेनाब ब्रिज हम लोग कर रहे हाँ हाँ। थे, हम्म। उसमें जो फाउंडेशन की मेथड है, वो ये कॉम्प्रेस्ड एयर फाउंडेशन में ये डाल के पूरा पानी निकालते हैं, और अंदर अंडर प्रेशर आदमी लोग जाके काम करते हैं। बराबर। तो सिंकिंग की मेथड है वो। हम्म। तो वो एक प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था। ब्रिजेस के सभी प्रोजेक्ट और टनल्स के जो प्रोजेक्ट किए वो सभी चैलेंजिंग रहते हैं। ओके। अभी नासिक में जो ये गौतमी गोदावरी प्रोजेक्ट, उसका जो टनल है, हम्म। वो भी मैंने कंपनी से कांटेक्ट लेके वो मैंने किया था। वाह वाह। तो वो 800 मीटर की टनल बनाई है, तो वो भी चैलेंजिंग ही थी। वेरी गुड। बाकी बिल्डिंग वर्क में तो स्लोप्स में जब भी कोई ये बनाते हैं, जैसे भंडारदरा में बनाए हैं कुछ प्रोजेक्ट जो कि स्लोप्स में बनाए हुए हैं, ऐसे ये टेरेन इस स्लोपिंग है, वहाँ पर बिल्डिंग बनाना एक चैलेंजिंग होता है। बराबर बराबर। और बाकी अगर ये एक जगह में ये गोटी में जो फाउंडेशन, वहाँ करीब करीब 13 फीट डेप्थ जा रहे थे, फिर भी फाउंडेशन नहीं था। वाह वाह। वो एक प्रोजेक्ट था। ये सब उसमें प्राइवेट है। चुनौती हाँ, ज्यादा पर रहती है। हाँ, पर प्रोजेक्ट की कितना कमाया उससे उस तरह से याद नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो चाहिए भी नहीं, हाँ, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस कमाया वो हमेशा जिंदगी हाँ भर आपके साथ रहा। जी और हम लोग हमेशा कहते हैं ये फील्ड प्रैक्टिकल है, जी तो इसमें आप जितना एक्सपीरियंस कमाओगे, ये उस पे उसके ऊपर रहता है कि आपने कितना कमाया, ना कि आपने कितना पैसा कमाया। उसमें और एक चीज है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टील और सीमेंट, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? अवेलेबिलिटी पहले आना चाहिए। वो स्टील उधर अवेलेबल है हमेशा, जिस तरह से एक तरह से मिलता है, इजीली अवेलेबल, सभी साइजेस जो हम लोग ये देते हैं डिजाइन में जो भी लेते हैं, कॉस्ट वाइज भी होना चाहिए। ओके। और ये दो तीन हाँ, इम्पोर्टेंट। और कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अपने स्टील में, अच्छे स्टील में डक्टाइल होना चाहिए वगैरह, तो वो सब भी देख के चीज हम सिलेक्ट लोग करने। उनको हाँ ये देते हैं। कुछ हाँ। ब्रांड्स से नाम देते हैं बराबर। अपना, जैसे आइकॉन है, अभी जब से आया है ओके तब से अच्छा रिजल्ट है, और ओके। काम सभी कर लोग रहे हैं। जिनको बोलते हैं वो लेते हैं। वाह वाह। और अब आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इस जी। फील्ड में अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जिनका हम्म। अभी करियर शुरू हुआ है, मतलब हालांकि जितना आपका हम्म। एक्सपीरियंस है उतने का आधे उनकी उम्र है, लेकिन फिर भी उनको आप क्या सलाह दोगे, अगर इस फील्ड में आप जैसा आपको उनकी लंबी दूरी तय करनी है, तो आप क्या बताएंगे उनको कि क्या सीक्रेट फार्मूला क्या है सक्सेस का? सीक्रेट फार्मूला केवल एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क। हम्म। बाकी तो कोई ऐसा अलग से फार्मूला नहीं होता है। बराबर। और हाँ, जो भी काम कर रहे हैं मन से करिए, इतना करिए कि ठीक है, आप उसमें अपना जो भी घर चलाने के लिए फीस वगैरह लेते हैं, ठीक है, दूसरे को भी जितना कंसेशन दे सकते हैं उतना करके अपना क्या बात है।
कीजिए। वाह! तो ये थे सीनियर इंजीनियर आर के श्रीवास्तव सर, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जब ये कंपटीशन के तौर पे कि जब रेट गिराते हो या बढ़ाते हो, तब आपने ये ख्याल रखना चाहिए कि जो आप घर बना रहे हो वो किसी का एक सपना है, जो आने वाले 50, 60, 70 सालों तक चलना है। तो और उसमें आपका भी नाम उसमें होता रहेगा, तो उस क्वालिटी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा, वो रेट के नाते, और ऐसा ही आप उसमें अच्छे मेहनत से आप काम करिएगा, इस फील्ड में आप ज़रूर सक्सेसफुल हो पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आने वाले कई सालों तक ऐसे ही आपके आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनते रहे। जरूर। अभी तो मैं कहूँगा कि सिर्फ़ 40-42 साल हुए हैं आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप उसकी हाफ सेंचुरी कर लीजिए और अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बनाते रहिए। बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।